हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेस पे। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथ के अंदर। वो टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, यानी मैथ में जो 50 टॉप ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन क्वेश्चन को मैं आज लेकर आया हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो छोड़ कर जाइएगा तो पक्का है कि पछताइएगा आप। ठीक है, क्योंकि हम आज 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम 2025 के लिए काफी वीवीआई है। ठीक है, आप इस वीडियो को कहीं सेव करके रख लीजिए और जब आप इस वीडियो को देखने के बाद जाइएगा एग्जाम देने, ठीक है, और एग्जाम देकर जब आप आइएगा तो आप लगाइएगा क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन जो है इस वीडियो से कितना एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद आप हमको बताइएगा। ठीक है, तब तक आप जो है हम पर विश्वास करके इस वीडियो को अंत तक देखिए। जितने भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, मैथ का ऑब्जेक्टिव होगा, वो क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, और खुद भी ट्राई करने के प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग एग्जाम देने जाइएगा और तब पता चलेगा कि जो है हम जो पढ़े थे इस वीडियो से कितना फायदा हुआ है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अभी जो नए बच्चे देख रहे हैं हमको, वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके और दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ लाभ इस वीडियो से मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए जो है हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, देख बाबू, इस क्वेश्चन मान चैप्टर से क्वेश्चन जो है 100% परीक्षा में आएगा, ये बात तो तय है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही काट छाट कर जो है हम लाए हैं। ठीक है, यानी एक तरह से बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन कह लो, जो भी कह लो, बहुत ही प्रयास के बाद ये क्वेश्चन जो है हम तैयार करके लाए हैं आप लोगों के बीच। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जो है देखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। पहला क्वेश्चन है कि रूट 12 को, देखिए रूट 12 को परिमेयकरण गुणांक का मतलब हुआ परिमेय बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा। 4 ठो ऑप्शन है, रूट 3, रूट 2, रूट 6 और 2 रूट 3। ठीक है, तो पहले आप देखो परिमेय संख्या ये कब होगा, जब रूट से बाहर आ जाएगा। अभी रूट से बाहर नहीं आएगा 12। ठीक है, तो 12 को पहले तोड़ लेते हैं। 12 को तोड़ेंगे, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। अब इसमें देखना ये है, देखिए 2 को 2 के बदले तो एगो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 3 का पार्टनर नहीं मिल रहा है। अगर 3 का पार्टनर भी मिलता तो 2 को 3 के बदले एगो 3 बाहर आ जाता है ना। यानी यहाँ पर 3 की कमी खल रही है। अगर 3 यहाँ पर हो जाता तो ये बाहर आ जाता, यानी कि 3 गुना 6 हो जाता, तब ये परिमेय संख्या होता। लेकिन ऐसा नहीं है, तो आप खोजिए कि ऑप्शन में कहीं पर रूट 3 लिखा हुआ है, तो रूट 3 यहाँ पर नजर आ रहा है ऑप्शन ए में। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन जो है ना रूट 3, यानी इसके अंदर में हम और 3 ले लेंगे। ठीक है, एक और 3, तो 2 को 3 के बदले एगो 3 बाहर आ जाएगा और तब ये 3 गुना 6 इसका राइट आंसर, यानी सॉरी परिमेय संख्या बन जाता। तब ये परिमेय संख्या बन जाता है, क्योंकि जब एक रूट 3 लेते हैं ना गुना करने के लिए, रूट 12 में रूट 3 से गुना करेंगे तो ये रूट 36 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल 6 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो रूट 12 को परिमेय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट 3 से गुना करेंगे तो वो परिमेय संख्या बन जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग समझ पाए ये सवाल को। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन अगला। इसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। ठीक है, यौगिक ढूंढना है आपको। देखिए यौगिक क्या होता है, यौगिक कहिए, यौगिक कहिए, यौगिक को ही हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य संख्या बोलते हैं। यौगिक कहिए या फिर इसको अभाज्य कहिए, दोनों चलेगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं, इसको भाज्य संख्या कहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, यौगिक कहिए या फिर भाज्य संख्या बोलिए, बात बराबर है। यानी हमको ढूंढना है कौन संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य कौन होगा इसमें से? भाज्य संख्या ऐसा संख्या होता है जो स्वयं और एक के अलावा, मैंने खुद से और एक के अलावा किसी और संख्या से कट जाता हो। 11 11 किस किस से कटेगा, एगो 1 से कटेगा, एगो 11 से कटेगा। ये अभाज्य संख्या नहीं, मतलब भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 21 की बात करें तो 21 को 3 से काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, 21 से काट सकते हैं। देखिए ये 2 से ज्यादा संख्या से कट रहा है, इसीलिए अभाज्य संख्या इसमें कौन हो, सॉरी भाज्य संख्या कौन होगा, ऑप्शन बी, यानी 21 इसमें जो है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कहने का मतलब हुआ कि यौगिक संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या कहने का मतलब है कि ये यौगिक संख्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है,
देखिए अगला सवाल हमारा है कि 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात। देखिए 5 है, 15 है और 20 है, इसके लौसा और मौसा का अनुपात। तो अनुपात कब निकाला जाएगा, जब लौसा और मौसा मालूम करेंगे, है ना। तो पहले इन तीनों संख्या का लौसा निकालते हैं, फिर मौसा, उसके बाद अनुपात। देखिए 5, 15 और 20 इसका लौसा निकालते हैं। लौसा कैसे निकालते हैं, तोड़ते हैं संख्या को। 5 से तोड़ेंगे तो 5 को तोड़ेंगे तो 5 होगा, 15 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 3 हो जाएगा, और 20 को तोड़ेंगे 2 दूना 4 पंचे 20। ठीक है, तो एलसीएम कह रहा है और एचसीएफ कह रहा है, ये दोनों का अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो पहले एचसीएफ निकालो, एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि सुविधा होता है एचसीएफ निकालने में। एचसीएफ कौन होता है, जो तीनों के गुणनखंड में मिलेगा वो एचसीएफ। सॉरी, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है और एक 5 यहाँ पर है, तो 5 को ले लेंगे एचसीएफ में। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है, तो 5 हमारा एचसीएफ सही हो जाएगा आंसर। और एलसीएम की बात करें तो लौसा, लौसा में क्या होता है कि जो मिलेगा उसको भी ले लेना है। तो 5 मिल गया, एक 3 नहीं मिला, 3 को भी ले लेना है, और नीचे वाला लाइन में 2 को 2 नहीं मिला, इसको भी ले लेना है। माने एलसीएम में जो मिलेगा उसको भी लेना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना है। एचसीएफ में जो सब में मिलेगा वही आएगा। ठीक है, चलिए गुना कर लीजिए। 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60। क्या एचसीएफ आया 60, सॉरी एलसीएम 60 आया, एचसीएफ 5 आया। हमसे पूछा है लौसा और मौसा का अनुपात। अनुपात निकालने के लिए हम बट्टा करते हैं। पहले बट्टा दीजिए, बट्टा के ऊपर लिखिए आप। पहले क्या लिखा है लौसा, तो ऊपर में लिख लेना है लौसा। ठीक है, और नीचे में लिख लेना है मौसा, नीचे में लिखना है मौसा। ठीक है, और लौसा इसका कितना आया है, तो लौसा आया है यानी एलसीएम आया है 60। 60 ऊपर लिखेंगे, नीचे में आ जाएगा मौसा यानी 5। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 12 पंजे 60, यानी 12/1, 12/1। अब इसी को हम अनुपात में अगर लिखे तो लिखेंगे 12/1। क्या लिखेंगे, 12/1। ठीक है, 12/1, यानी 12 ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसी बहुपद की घात होती है। कोई भी बहुपद आप ले लो, चाहे वो 1 घात का हो, 2 घात का हो, 3 घात का हो। सीधे सिंपल समझो आप कि बहुपद कोई भी होता है तो उसका घात क्या होता है। तो याद रखिएगा, बहुपद का जो घात होता है वो होता है पूर्ण संख्या। बहुपद का जो घात होता है वो कौन संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल अगर दिखा दे आपको तो देखिए, लिखते हैं x³ माइनस में 2x² प्लस में 3x माइनस में 6। अब एक बात बताइए, यहां पर x का पावर कितना है 3, यहाँ 3 घात हुआ, यहाँ पर पावर 2 हुआ, यहाँ पावर 1 हुआ, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, और यहाँ x टू पावर मतलब x टू दी पावर कितना है 0 है, यानी पावर 0। अब बताओ ये पावर जो हम लिखे हैं तो क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये कौन संख्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी बहुपद कोई भी हो उसका घात हमेशा पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पूर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब बहुपद की पहचान करना है। ठीक है, देखिए बहुपद कौन कौन नहीं होता है पहले समझ लीजिए। अगर चर मान, चर जो है हर में है, हर मतलब बट्टा में, अगर हर में है तो बहुपद नहीं होगा। पहला समझ लीजिए, चर मान हर में है तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा समझ लीजिए कि चर का घात, चर का घात, घात मतलब होता है पावर। ठीक है, ऋणात्मक न हो, कैसा ना हो, ऋणात्मक, यानी माइनस में है तो समझिए बहुपद नहीं होगा। अगर चर का घात माइनस में तो बहुपद न होगा। तीसरा समझ लीजिए कि चर का घात, चर का घात, ठीक है, अगर भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या, तो समझिए बहुपद न होगा। माने बट्टा में अगर है घात तो बहुपद न होगा। ठीक है, अगला समझिए, एक से अधिक चर, एक से अधिक चर, एक से अधिक अगर चर मान लिखा है तो बहुपद नहीं होगा। एक से अधिक चर है तो बहुपद ना होगा। ये 4-5 कंडीशन है जिसमें अगर सवाल है हमारा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अभी आइए चलिए देखते हैं कि हमारा सवाल किस कंडीशन में। ऑप्शन से बनाएंगे इसको। ऑप्शन पहला है √5 x² माइनस में 3√2, यहाँ x होगा। ठीक है, प्लस में 4। तो भाई देखो रूट के अंदर कौन है, रूट के अंदर है 5। अगर यहां रहता रूट में चर, माने चर मान अगर रूट में रहेगा, चर अगर रूट में है तो बहुपद ना होगा। ये भी पॉइंट एक बन जाएगा। ठीक है, अगर चर मान रूट में तो बहुपद ना होगा। लेकिन यहाँ पर चर मान देखिए, यहाँ लिखा है √5 x² माइनस 3√2x प्लस में 4। तो यहाँ जो रूट में है वो कौन है, 5 है, x नहीं है, इसीलिए ये बहुपद होगा। पूछा है कौन बहुपद ना है, ये तो हमारा गलत आंसर है।
इसमें देखिए यहां लिखा है 1/4 एक्स के पावर 3 माइनस में 3x² प्लस में 1/√3x प्लस में 2। अब देखो इसमें जरा गौर से देखना है आपको, यहां पर 1 मिनट, यहां पर जो x है ना वो नीचे में नहीं है, बल्कि यहां पर है 1/√3 और x वहां गुना में है, ऐसे है 1/√3 है और यहां पर x है। ठीक है, अब एक बात बताओ, चर मान कहीं बट्टा में नजर आ रहा है? नहीं है, रूट नहीं लगा है चर मान पर, पावर भी माइनस में नहीं है, मतलब ये पांचों में से कोई भी नियम लागू नहीं हो रहा है, यानी ये भी बहुपद होगा। हमको ढूंढना है बहुपद ना है, ये भी हमारा आंसर ना होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन में है 3x² 4x और यहाँ पे है √5, तो रूट में कौन है? तो 5 है ना, चर मानना ना है, पावर देखिए 2 है, चलेगा, यानी ये भी बहुपद है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमको बहुपद नहीं है वो ढूंढना है। डी ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, x जोड़ 1/x, यानी चर मान रूट के नीचा है, सॉरी बट्टा के नीचा है, चर मान बट्टा के नीचा माने हर में है। तो क्या लिखे थे यहाँ पे हम कि चर मान अगर हर में है तो बहुपद नहीं होगा, तो यही ऑप्शन डी है जिसका चर मान हर में है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, यदि tan a बराबर 4/3 है तो sin a प्लस cos a का मान क्या होगा? देखिए tan a का मान दिया हुआ है, tan a बराबर दिया है 4/3। ठीक है, तो बताइए आप tan बराबर क्या होता है? तो होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार। ये हो जाएगा 4/3, यानी लंब कितना हो गया? 4 हो गया, आधार कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, tan के साथ लंब बट्टा आधार होता है। इसमें मिसिंग भुजा कौन है समकोण त्रिभुज का? तो कर्ण। तो हम इसमें क्या करेंगे? कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए सूत्र क्या बनता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, जोड़ आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब कितना इसमें है? तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार है 3, तो 3 का स्क्वायर देंगे। 4 का स्क्वायर करने पर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 9 को जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। लंब आधार तो दिया ही था, मान किसका निकालना है? तो मान निकालना है साइन ए प्लस कॉस ए का। अब बताइए साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, और कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण, याद रखिएगा ये सब। ठीक है, आधार बट्टा कर्ण। अब बताइए लंब का मान कितना है? तो लंब का मान 4 है, तो यहां लिखेंगे 4 बट्टा कर्ण का मान अभी अभी ताजा निकला है कितना? 5, यहां लिखेंगे 5 जोड़ आधार, आधार का मान है कितना? 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे बट्टा कर्ण, कर्ण का मान ताजा निकालने है 5। अब 5 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5, 5 से 5 कटेगा एक बार में, तो 4 1 4 प्लस 5 से 5 कटेगा एक बार में, 3 1 3, तो 4 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7/5, यानी इसका राइट आंसर होगा 7/5। ढूंढना है इसमें 7/5, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, इसका सी जो है राइट आंसर है। क्लियर है बाबू? चलिए अगला सवाल देखिए कि यदि b बराबर 90 डिग्री है तो बताइए साइन b माइनस कॉस b का मान क्या होगा? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल कि b बराबर दिया है कितना? b बराबर दिया है 90 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछा है साइन b माइनस कॉस b का मान। ठीक है, देखिए साइन यहां लिख दीजिए और b का मान दिया है 90 डिग्री, तो यहां रख दीजिए, माइनस कॉस लिख दीजिए और b का मान दिया है कितना? 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री लिख दीजिए। अब आप देखिए मान सारणी याद होगा आपको। ठीक है, साइन 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यानी सब निष्पत्तियां का मान 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री का मान जो है एक मान सारणी के तहत जो है दिखाया जाता है। ठीक है, वो चार्ट अगर आप लोग को नहीं आता तो कमेंट करके बताइए हमको, हम चार्ट निकालना सिखा देंगे, यानी सब मान निकालना सिखा देंगे आपको। ठीक है, देखिए साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, सॉरी साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो दोनों का अंतर पूछा है तो 1 क्यों ना होगा? 1 में से घट गया 0, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, यदि 2 साइन ए बराबर 1 है तो बताइए 3 कॉट स्क्वायर ए प्लस 3 का मान क्या होगा? देखिए 2 साइन ए बराबर 1 है, तो बताइए इसमें साइन का मान कितना हो जाएगा? केवल तो 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि साइन का मान, ये 2 जो है साइन के गुना में है, इसको भेजेंगे उधर तो बट्टा में चले जाएगा, तो साइन का मान कितना हुआ? 1/2 हो गया। अब बाबू दिमाग लगाइए जरा आप, साइन में कितना डिग्री का मान होता है? 1/√2 माने 1/2। साइन में कितना डिग्री का मान होता है? 1/2, तो साइन में आपका 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी ए का जो मान हुआ वो कितना हो गया? 30 डिग्री। ए का मान कितना हुआ? 30 डिग्री। अब देखिए यहां पर सवाल पे आइए, सवाल में इसका मान निकालना है, क्या है वो? 3 कॉट स्क्वायर ए प्लस में 3। ठीक है,
चलिए 3 रहने दीजिए। अब यहाँ पे कॉट, एक मिनट, यहाँ पे जरा देख लीजिए, कॉट यहाँ जो है ना, कॉट स्क्वायर रहने करेगा, ए का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ए का मान हो जाएगा 30 डिग्री, अब प्लस में 3, ठीक है। अब देखिए 3 कॉट 30 का मान ढूंढ लिए। कॉट 30 का मान क्या होता है, तो जो टेन में 60 का मान होता है वही कॉट में 30 का मान होता है। टेन में 60 का मान √3 होता है, तो कॉट में 30 का मान कितना होगा √3, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, अब प्लस में 3, ठीक है बात। अब चलिए 3 गुना √3 का स्क्वायर करेंगे सीधा 3, √3 का स्क्वायर सीधा 3 प्लस में 3, अब यहां गुना करेंगे 3 3 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 इसका जो है राइट आंसर है। तो 12 कौन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर बराबर, टेन स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा, ये फॉर्मूला है। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और हमसे पूछा है सेक टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या होगा। अगर हम यहां से निकालते हैं सेक स्क्वायर ए का मान, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, यह हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है कि टेन स्क्वायर, इसको पहले कर दिया गया है, टेन स्क्वायर ए को पहले कर दिया है और प्लस 1 को बाद में कर दिया है, और इसी का मान पूछा है कि इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, यदि कौशिक ए बराबर 17/8 है तो टेन ए का मान क्या होगा। देखिए कौशिक ए बराबर दिया है 17/8, तो टेन ए का मान पूछा है। देखिए कौशिक के साथ क्या होता है, कौशिक के साथ होता है कर्ण ऊपर और लंब नीचा, यानी कर्ण बट्टा लंब होता है, बराबर दिया है 17/8, 17/8 दिया है, यानी कर्ण का मान 17 हो गया, लंब का मान 8 हो गया। हमसे किसका मान पूछा है, तो हमसे पूछा टेन का मान। अब यहां पर जरा दिमाग लगाइए, इसे मिसिंग भुजा कौन है, लंब कर्ण आधार में से मिसिंग है आधार, तो पहले आप आधार निकाल लीजिए। आधार निकालने का सूत्र है कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। चलिए कर्ण कितना है 17, 17 का स्क्वायर माइनस में लंब कितना है, तो वो 8 है, तो 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब यहां घटाएंगे, इसमें से 9 में से 4 गया तो 5, ठीक है, 8 में से 6 गया तो 2, और ये 2 है, रूट में 225, 225 का वर्गमूल 25, नहीं 25 नहीं 15 होगा, ठीक है, 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम 15 लिखेंगे। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आधार कितना निकल गया 15, आधार 15 निकल गया। अब हमसे टेन का मान पूछा है, टेन का मान, तो हम सबको पता है कि टेन ए बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। अब इसमें लंब 8 है, देखिए लंब कितना है 8, आधार कितना है तो वो है 15, तो 8/15 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, यदि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी तथा ई क्रमशः भुजाओं AB एवं AC पर स्थित है, यदि DE समानांतर है BC के, तो AD मैंने DE समानांतर है BC के, साथ में AD है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ इसलिए 4 दिया है, DB दिया है x-4, AE दिया है 8, EC दिया है 3x - 19, तो x का मान क्या होगा इसमें। चलिए एक त्रिभुज है ABC नाम का, तो चलिए एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC नाम का, ABC नाम का एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC नाम का त्रिभुज है। इस त्रिभुज में D और E पर क्रमशः माने D तथा E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर है, ABC नाम का त्रिभुज है ABC, तो AB और AC पर D और E बिंदु है, यहां पर एक D बिंदु है और यहां पर E बिंदु है, सॉरी एक मिनट, यहां पर E बिंदु है, ठीक है, यहां पर है E बिंदु, यहां पर E बिंदु है, DE बिंदु है। इस प्रकार बैठा हुआ है कि DE जो है BC के समानांतर है, ये जो DE है ना वो BC के समानांतर है, ठीक है, DE जो है BC के समानांतर है, इस तरह समानांतर खींचा गया, ठीक है, पैरेलल चल रहा है। तो AD का मान 4 है, AD का मान कितना है, ये है 4, ठीक है। DB का मान है x-4, ये DB है ना, ये x-4 है। उसके बाद A से E का मान है 8, A से E का मान है 8, उसके बाद EC का मान, E से C का मान है 3x - 19, यह 3x - 19, तो x का मान हमसे पूछा है, ठीक है। देखिए थेल्स प्रमेय से एक कथन है कि अगर इस प्रकार का किसी त्रिभुज में कोई रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो, तो ये रेखा जो है दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है, मतलब
एडी, देखिए एडी बट्टा डीबी हो जाता है, एडी बट्टा डीबी, अब बराबर होता है एई बट्टा इसी के, ठीक है। एडी कितना है, तो एडी 4 है, तो 4 रखिए, बट्टा डीबी कितना है, तो वो है x माइनस 4 बराबर ए से ई कितना है, तो वो 8 है, बट्टा ई से सी कितना है, तो वो है 3x माइनस 19, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्रॉस गुना कर लीजिए, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 8 में x से करेंगे तो 8x माइनस 8 चौका 32 हो जाएगा, बराबर 4 तिया 12x हो जाएगा, माइनस में 19 चौका 76 हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान निकालना है, तो x वाला अपनी तरफ कर लेते हैं, इधर है 8x, ठीक है, 12x को इधर लाइए, माइनस में 12x हो जाएगा, उधर में 76 माइनस से पहले से है, माइनस 32 हो जाएगा तो प्लस 32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस 12 में से प्लस 8 गया तो माइनस में 4x, और इधर जो है माइनस 76 में से प्लस 32 चला गया तो 4 माइनस में 34 हो जाएगा, ठीक है, 34 होगा। अब यहां से इसको हम काटेंगे, ठीक है, 1 मिनट 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, 44 हो जाएगा, 1 मिनट 44 हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 44 हो जाएगा, माइनस में 44 होगा। अब माइनस से माइनस काट दिए, अब 4x है तो 4 को इधर से हटाएंगे तो उधर 44 के बट्टा के नीचे जाएगा 4, यानी x बराबर हो जाएगा 44 बट्टा 4, काटेंगे तो 11 चौका 44, x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा, तो वो हो जाएगा 11, ठीक है। यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए हमको, ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला है कि एक बच्चा 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। एक बच्चा है, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई बच्चा है जो 24 मीटर पश्चिम जाता है, ठीक है, चलिए पश्चिम ले लीजिए, चलिए पश्चिम चला गया, ये पश्चिम चला गया, ठीक है, 24 मीटर कितना गया, पश्चिम गया, उसके बाद पश्चिम जाता है, वह पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है, ठीक है, जैसे पश्चिम चला गया, अब वो 10 मीटर उत्तर जाता है, उत्तर 10 मीटर, 24 मीटर पश्चिम चला गया, 10 मीटर गया उत्तर, ठीक है, उत्तर गया, तो प्रारंभिक बिंदु से, यानी जहां से ये इसका प्रारंभिक बिंदु हुआ, यहीं से शुरू किया चलना, तो यहां से वो लड़का अभी यहां पहुंच गया, ठीक है, पहले तो 25 मीटर पश्चिम गया, फिर यहां से 10 मीटर उत्तर गया, और उत्तर जाने के बाद वहां खड़ा है। अब बताइए कि लड़का जहां से चला था वहां से कितनी दूरी पर खड़ा है, यानी ये दूरी निकालना है हमको, ये दूरी। बहुत बच्चा करेगा 25 10 35 मार देगा, जबकि गलत है, ठीक है, तो ये हमको निकालना है। अब बताइए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का कोण, ये समकोण त्रिभुज हुआ, इसमें 2 भुजा पता है, ये भुजा निकालना है, ये कौन भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा, इसको कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला आता है रूट अंडर लंब, सॉरी, लंब का स्क्वायर आधार प्लस आधार का कुछ ले दे दीजिए, चलेगा सब, ठीक है, लंब 10 है तो 10 का स्क्वायर, जोड़ आधार 25 है तो 25 का स्क्वायर, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर होता है 100 और 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, तो ये इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 725 हो जाएगा, ठीक है, 725 होगा। तो 725 जब होगा तो 725 का वर्गमूल कितना होता है, 725 का वर्गमूल, 1 मिनट, एक बच्चा 24 मीटर, यहाँ 24 लिखा हुआ है ना, 25 नहीं है, यहाँ 24 लिखा हुआ है, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 24 लिखा हुआ था, 1 मिनट यार, घबरा गया सब, ठीक है, 24 लिखा हुआ था, 24 लिखा हुआ था ना। चलिए यहाँ पर कितना था, 24 था, ये 24 था, यहाँ 24 का ही वर्ग होगा, 24 का वर्ग होता है 576 होगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 676 हो जाएगा, 676 का वर्गमूल क्या होता है, तो 676 का वर्गमूल होता है 26, क्या होता है, 26 होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 मीटर। वो लड़का जो है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 26 मीटर दूरी पर है। क्लियर है बाबू। चलिए अगला सवाल, कि यदि त्रिभुज, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें पी क्यू पी आर बराबर है और कोण क्यू जो है 40 डिग्री का है, तो कोण पी का मान क्या होगा। चलिए एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें पी क्यू भुजा, ये भुजा, और पी आर भुजा, ये भुजा, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। जब त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है तो जानबे करते हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज है, और इस तरह के त्रिभुज में सामने भुजा माने समान भुजा के सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। ये दोनों भुजा बराबर है तो इन दोनों के सामने वाला कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, यानी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोण पी का मान दिया है कितना, 40 डिग्री, सॉरी कोण क्यू का मान दिया है 40, ये दिया कितना, 40 दिया है, 40 डिग्री, कोण क्यू का मान 40, ये तो हमसे पूछा है, कोण पी का मान पूछा है।
अब बताइए कोण Q का मान 40 है तो कोण R का मान कितना होगा? ये दोनों बराबर होता है तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री का। तो 40 कितना हुआ? 80 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों मिलाकर कितना हुआ? 80 हो गया। हमसे पूछा है इसका मान। सब आदमी जानते हैं अपने लोग कि त्रिभुज कोई भी हो उसके तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 होता है, 180 होता है। ठीक है, अभी दोनों का मान 40 है, यानी जोड़ेंगे तो 80 होगा। 80 को अगर हम कम कर लेते हैं 180 में से तो कितना बचेगा? 100। यानी जो कोण P का बचेगा ये 100 डिग्री का आपका हो जाएगा। क्लियर है बाबू? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D जो है कोण Q के बराबर है, कोण R जो है कोण E के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? देखिए त्रिभुज DEF है और PQR है, दो त्रिभुज है DEF, एक त्रिभुज है DEF और एक त्रिभुज है PQR। चलिए एक त्रिभुज है PQR। ठीक है, इसमें क्या दिया है? कोण D जो है कोण Q के बराबर, कोण D जो है देखिए कोण D जो है ना ये वाला, ये कोण Q के बराबर है। ठीक है, उसके बाद कोण R जो है कोण E के बराबर है, कोण R जो है ना वो कोण E के बराबर है। तो बताइए तीसरा कोण कौन बचता है? तो कोण F और P बचता है, कोण F और P बचता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो F और P कहां मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ठीक है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए। क्लियर है बाबू? चलिए अगला सवाल कि बिंदु -6, -7 का कोटि क्या होगा? इसमें से कोटि का मान पूछ रहा है। -6, -7 में कोटि का मान क्या होगा? देखिए एक होता है भुज, एक होता है कोटि। माने एक होता है x का मान और एक होता है y का मान। x के मान को बोलते हैं भुज और y के मान को बोलते हैं कोटि। ठीक है, कोटि बोलते हैं। और हमसे क्या पूछा? कोटि का मान। तो क्या होगा? -7 इसमें होगा कोटि का मान। क्लियर है बाबू? चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? प्रथम पाद में, चलिए प्रथम चतुर्थांश है, ये प्रथम पाद है। ठीक है, और ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। तो प्रथम पाद में ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। शॉर्टकट बता रहा है कि प्रथम पाद में स्थित किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगा? तो मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है, इसकी दूरी x अक्ष से क्या होगा? तो x अक्ष से दूरी अगर नापना है ना इस बिंदु की, तो देखिए कि ये y के किसके सामने है? माने y के जिसके सामने होगा ना, x अक्ष से दूरी इस बिंदु की उतना ही होगी। यानी x अक्ष से दूरी नापने के लिए y का मान देखना पड़ता है और y अक्ष से दूरी नापने के लिए x का मान देखना पड़ता है। ठीक है, तो x अक्ष से दूरी नापने के लिए हमें y का मान देखना पड़ेगा। y मतलब क्या? कोटि। y मतलब कोटि, ये कोटि कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला सवाल कि x अक्ष का समीकरण क्या है? x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। यदि कोई समीकरण में y का मान 0 है तभी जाकर वो x अक्ष पर बैठता है। ठीक है, तो अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका समीकरण क्या बनेगा? y बराबर 0 बन जाएगा। क्लियर है बाबू? चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कि जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक दिया हुआ है 0, 4, 0, 0, 3, 0, तो बताइए उसकी परिमिति क्या होगी? मतलब कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष के नियामक यानी निर्देशांक दिया हुआ है। एक है 0,4, ठीक है, एक है 0,0 और एक निर्देशांक है 3,0 है। ठीक है, इसका परिमाप पूछा है। परिमाप कब निकालते हैं हम लोग? जब तीनों भुजा की लंबाई पता हो। यहाँ तीनों भुजा की लंबाई पता है? नहीं पता है, तो हमको तीनों भुजा की लंबाई पता करना पड़ेगा। आप देखिए दूरी सूत्र से निकालेंगे ना इस भुजा की लंबाई। जैसे मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है, तो ए बी की दूरी अगर निकालेंगे दूरी सूत्र से तो लंबा पड़ जाएगा, बी सी की दूरी निकालेंगे अगर दूरी सूत्र से तो लंबा पड़ जाएगा। मैंने तीनों की दूरी निकालना पड़ेगा दूरी सूत्र के माध्यम से, फिर इसका जो है परिमाप निकालना है, तो इससे लंबा पड़ जाएगा। देखिए इसमें मान देखिए 0, 0 मान है, तो आपको थोड़ा हम ट्रिक बता रहे। देखिए इसकी दूरी अगर निकालना है, इसकी दूरी भी निकालना है और इसकी दूरी भी निकालना है। एक मिनट, एक बिंदु इसमें 0, 0 है, एक बिंदु जो है ना इसमें 0, 0 है। यहाँ पर देखिए एक बिंदु इसमें 0, 0 है, तो हम बतला रहे इसकी दूरी निकालने के लिए, इसकी दूरी निकालिएगा ना, ये तो पूरा 0, 0 है, इसकी दूरी केवल 4 होगा। ये जो 4 है ना यही 4 होगा। इसकी दूरी ये 3 हो जाएगा। इसकी दूरी क्या होगा? 3। क्यों? क्योंकि एगो मान 0, 0 है और एगो पर एगो 0 है, खाली 3 ना है, माने 0 के अलावा दोनों में एक को संख्या है 3, तो वही 3 इसका दूरी होगा। ये दूरी में देखिए एगो 0, 0 है, यहाँ पर 0, 4 है, यही 4 होगा इसका दूरी। आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं इसका दूरी, ठीक है, और यहाँ पर भी दूरी निकाल सकते हैं। 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा।
अब इसमें देखिए, इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें तो यहाँ पर एगो 3 है, एगो 0 है, यहाँ पर एगो 0 है, एगो 4 है। तो इसका दूरी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए इसमें x का मान 0 है तो इसमें y का मान 0 है, ठीक है। तो करना क्या है कि जो x का मान 0, मतलब इसमें x का मान 3 है, इसमें y का मान 4 है, तो 3 का वर्ग कीजिए, 3 का वर्ग कीजिए और 4 का वर्ग कीजिए, दोनों के वर्ग करके जोड़ दीजिए और रूट लगा दीजिए। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, रूट लगाइए तो 25 होगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी इसकी दूरी कितना आ जाएगी, तो इसकी दूरी आएगी 5, इसकी दूरी, इस भुजा की दूरी 5 आ जाएगी, ठीक है। लंबाई इसकी 5, इसकी 4, इसकी 3, और हमसे क्या पूछा है, परिमाप। तो परिमाप के लिए क्या करेंगे, 5 जोड़ 3 जोड़ 4, 5 4 9 3 12, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि यदि मैंने ए बराबर दिया, मतलब ए का दिया है 0,1, बी दिया है 0,5, सी दिया है 3,4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 3 बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु दिया है त्रिभुज का, एक है 0,1, एक बिंदु है 0,5 और एक बिंदु है 3,4, ठीक है। तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू x1, नहीं हम आपको ट्रिक लगा के बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे बनाइएगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है ना, बना सकते हैं बट इसमें टाइम ज्यादा खींच लेगा। 3 शीर्ष है ना, एक है 0,1, एक है 0,5 और एक है 3,4। ध्यान से देखिएगा, ट्रिक हम बता रहे हैं आपको। ये 3 शीर्ष है, तीनों शीर्ष में से किसी एक शीर्ष को 0 0 बनाने का सोचिए, 0 0। जैसे ये 0 मतलब ये 0 1 है, तो इसको बनाएंगे 0 0 तो कैसे बनेगा बताइए। तो इसमें से इसको तो 0 बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा, तो -1, एक में -1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ये कितना हो गया, 0,0 हो गया, और यही चीज ले आके सब में कर दीजिए, ठीक है। 0,-1, 0,-1, 0,-1, ठीक है, सब में कर दीजिए। ये हो गया 0,0 और ये कितना हो जाएगा, 0, प्लस में 4, क्या होगा 0, प्लस में 4, प्लस में 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3,4 में से गया तो 3, ठीक है। ये तो खत्म है, कंपटीशन है दोनों के पीछे, ठीक है। कौन कौन है उसमें, तो उसमें है, इसमें है 0,4 एक बिंदु और एक बिंदु बचा हुआ है 3,3 बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, अंदर से अंदर गुना और बाहर से बाहर गुना, माने अंदर वाले मान के अंदर वाला गुना करना है और बाहर वाला मान के साथ मतलब बाहर वाला गुना करना है। तो 4 तिया कितना होगा 12, ठीक है। और 3 में 0 से गुना करके क्या होगा, 0 होगा। दोनों का अंतर करके और 2 से भाग दे दीजिए, दोनों का अंतर करके 2 से भाग, 12 में से गया 0 तो कितना बचेगा 12, 12 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए आप लोग समझे कि नहीं समझे बताइए। ये 3 बिंदु था, इसमें से किसी एक बिंदु को हम 0 बनाना, माने 0 बनाए हैं, कैसे बनाएंगे। अब मान लीजिए एक सवाल है, 5,4 एक बिंदु है, 2,4 है, 4 नहीं, यहाँ पर कोई और मान लेते हैं, देखिए 2, क्या है 3 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 7,5 मान लेते हैं, ठीक है। 3 बिंदु ले लिए हम। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए तो किसी भी एक बिंदु को 0 बनाना सोच लीजिए आप, इसको 0 बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो 5 में से -5 करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। +4 है तो -4 कर दीजिए, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, देख लीजिए 0,0 आ गया, 0,0 आ गया, ठीक है। और यही सब तुम आपको जो है सब में करना है, यहाँ -5, -4, यहाँ -5, -4, यही मान को तीनों में ले कर देना है। अब चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 में से 2 गया तो -3, और यहाँ पे -4 में से +3 गया तो -1, और यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है। ये तो खत्म है, बच गया ये दोनों, तो इसके अंदरे अंदरे गुना, बाहरे बाहरे गुना कर दीजिए मान के साथ और अंतर करके 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर जो है राइट आंसर निकल जाएगा। क्लियर है बाबू। चलिए अगला सवाल देखिए, बिंदु है 3,2 और -3,2 दोनों कहां अवस्थित है, एक अक्ष पर है, y अक्ष पर है, एक अक्ष के एक ही ओर है या एक अक्ष के दोनों ओर है। चलिए एक कार्तिक तल समझिए, इसका होता है प्लस प्लस, जब एक्स वाई दोनों प्लस में हो तो इसमें जाएगा, जब एक्स माइनस में हो वाई प्लस में हो तो इसमें आएगा, जब एक्स माइनस वाई माइनस दोनों माइनस में हो तो इसमें आएगा, और जब एक्स प्लस वाई माइनस हो तो इसमें आएगा, ठीक है। चलिए क्या है इसमें, एक बिंदु है 3,2, तो यहाँ दोनों प्लस में है ना, ये इसमें आएगा, 3,2 इसमें आएगा, ठीक है। और एक बिंदु है -3,2, -3 यानी एक्स का माइनस में है वाई का प्लस में है, तो एक्स का माइनस वाई का प्लस जाएगा इसमें, ठीक है। 2 -3 है तो -3,2 इसमें आ जाएगा। अब बताइए ये दोनों मान कहां अवस्थित है, तो ये दोनों मान हम
दोनों मान को कह सकते हैं कि ये एक्स अक्ष के एक ही ओर है या वाई अक्ष के दोनों ओर है। ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है। कह सकते हैं कि एक्स अक्ष के एक ही ओर दोनों मान है ये, या वाई अक्ष के दोनों ओर है। ठीक है, तो ऑप्शन मिलाइए क्या है ऑप्शन। यहां लिखा है एक्स अक्ष के एक ही ओर और यहाँ एक्स अक्ष के दोनों ओर, ये तो गलत है। एक्स अक्ष के एक ही ओर है, वाई अक्ष के दोनों ओर है ही, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। समानांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट 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 लास्ट है 227, इसमें अंतिम से 10वां पद क्या होगा? अंतिम से 10वां पद एपी दिया हुआ है, एपी है 2 7 12 डॉट 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 लास्ट है 227, इसके अंतिम पद से क्या पद निकालना? 10वां पद निकालना, 10वां पद। अंतिम पद से जब कहेगा 10वां पद निकालने के लिए पहले तो ये समझ लीजिए इसमें ए का मान हो जाएगा इसका लास्ट वाला पद 227, इसमें ए का मान, क्योंकि हमको वहां से ना बैक आना है तो ए का मान ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी कहीं से भी निकालिएगा तो बराबर ही आता है। डी यहां से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 7 में से 5 दूर गया तो 5, 7 में से दूर गया तो 5, डी का मान 5। हमको निकालना है अंतिम से 10वां पद। 10वां पद बोले तो ए10 निकालने के लिए जब अंतिम पद से कहेगा 10वां पद निकालने के लिए सूत्र बनेगा ए माइनस 9डी। क्या बनेगा? ए माइनस 9डी। अब ऐसे शुरू से कहता निकालने के लिए तो ए प्लस 9डी बनता है, ए प्लस 9डी बन जाता। ठीक है, ए प्लस 9डी बनता। ठीक है, लेकिन यहां पर अंतिम पद से कह रहा है इसीलिए क्या बनेगा? ए माइनस 9डी बनेगा। चलिए ए का मान क्या होगा इसमें? 227 माइनस 9 गुना डी का मान 5। 227 में से 9 पचे 45 घट जाएगा, 7 में से 5 गया 2 और 22 में से 4 गया तो 18, 182 इसका होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बाबू? चलिए अगला सवाल देखिए। समानांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4, इसका सारवंतर क्या होगा? सारवंतर बोलते हैं डी के मान को। डी का मान निकालने के लिए a2 माइनस a1 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद, यह सब पद पता है। तो a2 का मान कितना है? मान दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है 5/4 माइनस पहला पद क्या है? पहला पद है 3/4। चलिए घटा लेते हैं, 4 का एलसीएम 4, 4 से 4 कट गया तो 5 माइनस 4 से कट गया 3, 5 में से 3 गया 2/4 काटेंगे तो 1/2 इसका राइट आंसर। क्लियर है? 1/2 ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए। यदि p प्लस 1 2p प्लस 1 4p माइनस 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या होगा? देखिए p प्लस 1 2p प्लस 1 4p माइनस 1, ये तीनों पद इस एपी में है, माने एपी के 3 पद है लगातार, तो इसमें से p का मान क्या होगा? देखिए एक एपी के अंदर से आप d जो है कहीं से भी निकालिएगा तो वो क्या आएगा? बराबर ही आएगा। एक एपी में डी कहीं से भी निकालिएगा तो बराबर ही ना आएगा जी। चलिए तो डी बराबर डी। अब ये डी निकाल रहे हैं ई पद और ई पद के बीच से, यानी a2 माइनस a1, और यहां जो डी निकाल रहे हैं वो तीसरा पद में से दूसरा पद को माइनस करके। ठीक है, तीसरा पद है 4p, सॉरी एक मिनट, तीसरा पद है ना तो a3 लिख दीजिए पहले, a3 माइनस a2 करके। ठीक है, अब दूसरा पद क्या है इसका? दूसरा पद है 2p प्लस 1। चलिए 2p प्लस 1 माइनस पहला पद क्या है? तो p प्लस 1, इसको ब्रैकेट में रखिए क्योंकि दो पद है ना, माइनस बाहर तैयार कर रहा है इसीलिए ब्रैकेट में। तीसरा पद क्या है? 4p माइनस 1 माइनस दूसरा पद क्या है? 2p प्लस 1, इसको ब्रैकेट में रखिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां स्पेस कम है तो यहां हम लिखेंगे कैसे? 2p प्लस 1 माइनस को अंदर कर दीजिए तो माइनस जाएगा तो माइनस में p हो जाएगा, माइनस जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा बराबर। देखिए 4p माइनस 1 है, यहाँ 4p माइनस 1 है। अब माइनस 1 को अंदर ले जाएगा तो माइनस 2p माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब देखिए 2p में से 1p चला गया तो 1p बचेगा, 1 तो 1 घट गया, प्लस माइनस में है। उधर देखिए 4p में से 2p चला गया, 2p बचेगा, माइनस 1 माइनस 2 बचेगा। अब यहाँ p और माइनस 2p को इधर लाएंगे तो सॉरी प्लस 2p है, उधर इधर लाएंगे तो माइनस में 2p हो जाएगा, इधर माइनस 2 बचेगा, माइनस 2p में से प्लस 1p गया तो माइनस में 1p बराबर माइनस 2, माइनस माइनस कट गया तो p का मान निकल के आ गया 2। b4 बाहुबली इसका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए। यदि समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर -2 है तथा इनमा पद an, तो बताइए a17 और माइनस a13 का मान क्या होगा? देखिए सार्वअंतर कितना है? -2 है, मैंने d का मान कितना दिया है? d का मान -2 दे दिया है,
तो A17 माइनस A13 का मान पूछ रहा है, ठीक है। A17 माइनस A13 का मान, A17 माइनस A13 का मान पूछ रहा है, ठीक है। A17 है तो इसको हम लिखेंगे A प्लस 16D, A प्लस 16D माइनस A13 को लिखेंगे A प्लस 12D, फॉर्मूला आता है, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों ब्रैकेट? इसलिए क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे, और इसको तोड़े दो पद में आ गया, ठीक है, इसीलिए ब्रैकेट लगाएंगे। तो A प्लस 16D माइनस कौन दे जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस A और माइनस माइनस प्लस माइनस 12D। अब देखिए प्लस A माइनस A घट गया, बच गया 16D, अब माइनस में 12D, 16 में से 12D चला गया, कितना बचेगा? 4D बचेगा। तो बताइए 4 गुना, अब D का मान जो दिया है ना माइनस में 2, वो डाल दीजिए यहाँ पे -2, अब गुना कर लीजिए, तो प्लस माइनस माइनस 4 गुना हो जाएगा 8, -8 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल होंगे? अधिकतम हल संभव है। देखिए एक चर वाले माने दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है? तो याद रखिएगा अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण है ना, तो उसका अनगिनत हल होगा, अनगिनत, अपरिमित रूप से अनेक हल भी कह सकते हैं। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर 0 और एक है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये है दो समीकरण है, इन दोनों समीकरण का एक हल है, कौन है? इसका आंसर हम ऑप्शन से दे सकते हैं। कैसे? देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, x बराबर 2 y बराबर 1, तो कोई भी एक समीकरण पकड़िए। समीकरण पहला क्या है? x माइनस 2y बराबर 0 है, इसमें x का मान रखिए 2, तो 2 रखिए, माइनस 2 गुना y का मान रखिए 1 बराबर 0। देखिए 2 माइनस 2 1 2 बराबर 0, 2 में से 2 गया 0 बराबर 0। अब बताइए ये बराबर आ रहा है ना, ये दोनों मान रखने पर इस समीकरण में बराबर आ रहा है। चलिए दूसरा वाला में रख के देखिए यही मान, दूसरा वाला समीकरण में, तो देखिए क्या है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10 है, इसमें x का मान 2 रखिए, 3 गुना x का मान 2 प्लस 4 गुना y का मान 1 बराबर 10, 3 गुना हो गया 6 प्लस 4 इकाई 4 बराबर 10। अब बताइए 6 4 10, इधर भी 10 है, बराबर है कि ना है? यानी ए नंबर इसका जो है राइट आंसर है, x का 2 y का 1, ठीक है। नहीं तो आप ज्यादा आपके पास टाइम रहेगा तो प्रतिस्थापन विधि से बना लीजिएगा, विलोपन विधि से बना लीजिएगा, कोई भी विधि से बनाकर दोनों का आंसर जो है x y का मान निकाल दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है कि यदि दो चर में रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख कैसे होंगे? दो चर में हल अनंत हो, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ तीन तरह का होता है। एक ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी ग्राफ, एक समानांतर होता है, और एक होता है संपाती ग्राफ। याद रखिएगा एक होता है संपाती ग्राफ, जब दोनों लाइन एक ही पर होगा संपाती ग्राफ, ठीक है। यह है प्रतिच्छेदी ग्राफ, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी बोलते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदी बोलते हैं। इसको बोलते हैं समानांतर, समानांतर बोलते हैं। इसको बोलते हैं संपाती, संपाती बोलते हैं, ठीक है। देखिए जब प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा ना तो समझिए कि ये संगत कहलाएगा, समीकरण संगत कहलाएगा। जब समानांतर होगा तो असंगत कहलाएगा, असंगत कहलाएगा, असंगत, ठीक है। संपाती होगा तब भी ये संगत कहलाएगा, संगत कहलाएगा। तीसरा बात करें हलों की संख्या, याद रखिएगा बाबू हलों की संख्या पूछेगा तो इसका एक हल होगा, इसका एक हल जिसको हम अद्वितीय हल भी कहते हैं, इसका हल 0 होगा और इसका हल अनंत होगा, अनंत होगा, ठीक है। अब सवाल हमारा क्या पूछा है कि यदि दो चर में रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, हल क्या हो? तो हल अनंत हो, तो बताइए उसके आलेख मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? तो संपाती आलेख बनेगा, यानी संपाती रेखा बनेगा, दो संपाती रेखाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि यदि समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0, ठीक है, ये दो सॉरी ये द्विघातीय समीकरण है, इसका मूल समान हो तो c का मान क्या होगा? मूल समान हो तो c का मान क्या होगा? देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मूल समान होने पर, मूल समान बराबर का मतलब हुआ d बराबर 0, d बराबर 0, d बराबर 0 यानी कि d का मान क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला आता है विवेचक सूत्र जिसको बोलते हैं, बराबर 0। अब b का मान कितना है? तो a है, तो a स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है? तो b गुना c का मान कितना है? तो c का मान तो c है, बराबर 0। तो a स्क्वायर माइनस
4 20 सी बराबर 0। हमसे पूछा है सी का मान क्या होगा, सी का मान। तो सी का मान निकालने के लिए ए को ढकेलिए उधर, तो यहां बचेगा माइनस में 4 20 सी, तो ए स्क्वायर जाएगा उधर, तो माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, अब सी का मान निकालना है तो -4b को भी उधर भेज दीजिए, -4b को। पहली बात माइनस से कट गया। अब सी का मान निकालना है तो 4b को उधर ले जाइए, यानी सी बराबर हो जाएगा, इधर क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, और नीचे में आएगा कौन, ये 4b। 4b गुना में है, सी के साथ नहीं दिया जाएगा, नीचे में 4b। तो मिलाइए ऑप्शन से, ए स्क्वायर बट्टा 4b कौन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर है। क्लियर है बाबू। चलिए अगला सवाल देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। इसका विभक्तर क्या होगा, विभक्तर का मतलब होता है डी का मान, डी का मान निकालेंगे, फॉर्मूला बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए बी का मान कितना इसमें है, तो बी का मान -15 चिन्ह के साथ लेना है हमको, तो -15 का कर देंगे स्क्वायर, -4 गुना ए है, तो ए का मान 1 है और सी का मान कितना है 50 है। ठीक है, -15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो प्लस में होगा 225 है, माइनस लेकिन वर्क करने पर प्लस में मान आता है, -50 चौका 200, तो बचेगा कितना, घटाकर 25, तो इसमें डी का मान कितना हो जाएगा, प्लस में 25। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, इसका दूसरा मूल क्या होगा। देखिए दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 3 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। इसका एक शून्य 1/3 है, दूसरा शून्य क्या होगा। देखिए इसको ऑप्शन से भी तोड़ सकते हैं कि सब ऑप्शन को, माने ये वाला मान रखिए इसमें, अगर ये मान इसको 0 कर दिया तो यही इसका शून्य होगा। दूसरा मान तो यहाँ पर 1/3 दिया ही है, तीसरा मान रखिए, चौथा मान रखिए, सब मान रखिए। देखिए जिसमें 0 आ गया वो हो गया, नहीं तो एक तरीका और है, इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो 3x स्क्वायर देना कितना, जो आसान लगे आपको, ठीक है, जो आसान लगे वो ट्राई कीजिएगा। 3 3 9, तो 9x माइनस में एगो x प्लस में 3 बराबर 0। ठीक है, कॉमन लेंगे दोनों में से 3x, तो बचेगा यहाँ पर x बच जाएगा, माइनस में 3 से कट गया 9, 3 बार में x कट गया, माइनस में यहाँ पर कॉमन 1 लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 लेंगे कॉमन, तो बच जाएगा x प्लस माइनस -3 बराबर 0। तो एक घर है x माइनस 3 का और एक घर क्या बना 3x माइनस 1 का बराबर 0। यहां से x का मान निकालेंगे, x का मान तो -3 उधर गया तो प्लस में 3, और यहां से x का मान निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 तो यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा शून्य पूछा हमसे तो वो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉगी, जो भी कहिए। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, एक छड़ है जो लंबा कितने है, तो देखिए ये इसका लंबाई हो गया, ये इसका लंबाई हो गया छड़ की, तो उसका छाया बनेगा इधर। ठीक है, ये इसका छाया हो गया, तो इसकी लंबाई और छाया का अनुपात 1/√3 है, 1/√3 है, जिसमें लंबाई दिया हुआ है पहले और छाया दिया है बाद में। ठीक है, इन दोनों का अनुपात 1/√3 है, तो देखिए लंबाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और छाया की लंबाई कितना होगा √3, ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये वाला भुजा, इसका लेंथ √3 और ये लेंथ 1 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है ये कोण बनेगा, माने त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो हमसे पूछा है उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण क्या डिग्री का होगा। अब देखिए लंबाई और ये छाया की लंबाई, ये लंब है ये आधार है, तो लंब आधार, लंब बटा आधार किस में आता है, तो वो आता है 10 में। किस में आता है 10 में, तो यहां लिखेंगे हम 10a। अब बताइए लंब कितना है, तो वो 1 है, बट्टा आधार कितना है, तो वो है √3। ठीक है, तो 1/√3 10 बराबर 10। अब सोचिए कि 1/√3 10 में कितना डिग्री का मान होता है, 1/√3 जो होता है वो 10 में 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि उन्नयन कोण जो बनेगा वो आपका 30 डिग्री का बनने वाला है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगा। देखिए भूमि है ये, भूमि, अब भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, 100 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग यहां पर जो है उड़ रही है। ठीक है, अब ये पतंग भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर है, इसके डोर का जो उन्नयन कोण है, ऊंचाई पर 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर इसका डोर तन के बना हुआ है, डोरी जो है ऐसे करके यहाँ बना हुआ है 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर जो है बंधा हुआ है। ठीक है,
आगे पूछा क्या है, आगे पूछ रहा है कि जो है, आगे क्या पूछा, डोरी की लंबाई ये पूछा है। ये क्या कहलाता है, कर्ण, और ये लंब है, लंब बटा कर्ण, यहां पर साइन लगेगा, लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, तो साइन 60 डिग्री लगा देंगे, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है तो 100, अब बटा कर्ण नहीं मालूम है तो x मान लेते हैं, तो x हो जाएगा, साइन 60 का मान √3/2 बराबर 100/x, ठीक है। यहां से क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो x में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x √3 हो जाएगा बराबर 100 गुना हो जाएगा 200, ठीक है। x का मान निकालना है यहां से, तो क्या करेंगे 200, अब बट्टा में आ जाएगा √3, और यहां से हर परिमेकरण करते हैं, हर परिमेकरण नहीं करेंगे, 200/√3 यहां मिलिए गया ना, ऑप्शन नंबर सी, तो काहे करेंगे हम हर परिमेकरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होती है, अंतः स्पर्श करने वाली, ठीक है, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ, देखिए बताते हैं आपको हम, यहां समझिए, जैसे एक वृत्त लेते हैं, एक वृत्त लेते हैं, समझिए यहाँ पे एक वृत्त ले लिए, ये वृत्त नहीं है भाई, ये वृत्त नहीं है ये, ठीक है, ये वृत्त नहीं है, छोड़िए, ऐसे हम पार के दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, इसके अंदर भी एक वृत्त है, इसके अंदर भी एक वृत्त है, और अंतः मतलब अंदरे में स्पर्श कर रहा है, इस देखिए ये एक और वृत्त हम दे रहे हैं, एक और वृत्त हम खींच रहे हैं, इस तरह से एक और वृत्त हम खींच रहे हैं, खींच लिए वृत्त हम, एक और वृत्त हम यहाँ पर खींच लिए अंदर से ही, ठीक है, समझिएगा जरा, एक और वृत्त हम खींच लिए यहाँ पर, एक और वृत्त खींच लिए यार, देखिए क्या हो रहा है भाई साहब, ये दोनों वृत्त जो है अंतः स्पर्श करने वाली वृत्त है, अंतः स्पर्श कर रहा है, मैंने एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है, ठीक है। तो बताइए दोनों की स्पर्श रेखा कितनी है, मैंने क्या जगह स्पर्श कर रहा है, दोनों की परिधि जो है वो कितने बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी स्पर्श रेखा इस वृत्त से गुजारते हैं तो दोनों को टच क्या रेखा करेगा, केवल एक जगह ही दोनों को टच कर सकता है, दोनों परिधि को टच करने के लिए अगर हम कोई स्पर्श रेखा ले जाते हैं, तो अगर यहां से ले जाएंगे तो इसके लिए, इस वृत्त के लिए तो क्या हो गया, ये स्पर्श रेखा हुआ, लेकिन इस वृत्त के लिए तो ये छेदक रेखा हुआ ना, प्रतिच्छेद कर दिया ना, दोनों वृत्त को टच करे ऐसी कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में, ठीक है, स्पर्श रेखा कितनी होगी, तो वो केवल एक ही होगी, दोनों वृत्त को स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, एक हो सकती है, एक के अलावा कोई दूसरा संभव ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, यदि PA की लंबाई 4 है, PB की लंबाई क्या होगा, एक वृत्त ले लीजिए, ठीक है, वृत्त पर बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा जो है खींची गई है, दो स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब छू कर जा रही है, ठीक है, खींची गई है, मान लीजिए इसका नाम है P, इसका नाम है A, इसका नाम है B, तो PA और PB दो स्पर्श रेखा है, ये हमारा वृत्त है, तो ये इसका हो गया त्रिज्या, ठीक है, खींची गई, ये O हो गया। कह रहा है कि यदि PA की लंबाई और PA की लंबाई 4 है, तो PB की लंबाई क्या होगा, तो आपको बतला दे कि कोई भी वृत्त पर, किसी भी वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये रेखा जितना होगा उतना ही ये रेखा होगा, ठीक है। अगर 4 सेंटीमीटर का PA है तो 4 सेंटीमीटर का ही क्या हो जाएगा, PB की लंबाई भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, पहला वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात कितना दिया है, तो 4:1 दिया है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, त्रिज्या का अनुपात, क्षेत्रफल का दिया हो और त्रिज्या का पूछा है, तो सीधा क्या करना है, आपको रूट लगा देना है, क्षेत्रफल का 4:1 है ना, इस पर रूट लगा देंगे, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1, यानी 2:1 हो जाएगा, त्रिज्या का अनुपात पूछा है। तो अगर परिधि का अनुपात पूछता तब भी यही होता, रूट लगाते हैं हम, ठीक है, परिधि त्रिज्या का पूछा है तो हम क्या करें, क्षेत्रफल वाला रूट लगा दिया है ना, अगर परिधि का पूछता तब भी रूट लगा देते हैं हम, ठीक है, 2:1 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगला है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, एक अर्धवृत्त है, इसका परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 72 दिया है, परिमाप होता है r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू
आर इंटू पाई प्लस टू, आर इंटू पाई प्लस टू होता है, ठीक है, बराबर दिया है 72। आर का मान पूछा है, त्रिज्या आर का मान पूछा है, तो आर इंटू पाई का मान 22/7 प्लस में 2 बराबर 72। बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो 7 गुना 14, 14 और 12 को जोड़ेंगे कितना होगा 36, 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, 36/7 हो जाएगा, ठीक है। 7 गुना 14, 14 और 12 कितना होगा 36/7 बराबर में 72, ठीक है। आर का मान निकालना है ना, चलिए तो आर बराबर हो जाएगा 72 गुना में 7 और बट्टा में 36, 36 गुना होता है 72, 7 गुना हो जाएगा आर का मान 14, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बाबू। चलिए अगला सवाल है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घन का विकर्ण दिया है, घन का विकर्ण है 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है, और घन का विकर्ण होता है √3 गुने एक भुजा, एक भुजा को ए मान लेते हैं, ठीक है। 6√3 दिया है, अगर हमको एक भुजा निकालना है घन का तो 6√3, ये √3 को इधर लाएंगे तो बट्टा में आएगा, ये कट जाएगा, यानी कि ए का मान यानी भुजा का मान निकल गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब कुल, तो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा को हम ए मान लिए थे ए स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो 6 गुना 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 से गुना करेंगे 216, यानी राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है। चलिए किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास क्या होगा। देखिए गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है, गोला का है भाई, कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616 दिया हुआ, ठीक है। चलिए 4 गुना पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और आर स्क्वायर नहीं मालूम है, त्रिज्या नहीं मालूम है, आर स्क्वायर यहाँ पे करेगा, ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ पे करेगा, ठीक है। चलिए आर स्क्वायर अभी करेगा बराबर 616, यहां से आर स्क्वायर का मान निकालेंगे, 616 उधर है 7 भागा में है तो गुना में जाएगा, 4 गुने 22 जो है, सॉरी 4 गुने 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से 4 से काटेंगे इसको हम, तो 4 इकाई 4, 2 बचेगा, 2 1 21, 4 पंचे 20, 4 चौका 16, ठीक है। और यहां से काटेंगे 11 गुना 22, और यहाँ काटेंगे 100, सॉरी 2 से काटेंगे ना, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 214, 2 सत्ते 14, 11 सत्ते 70, 70 हो जाएगा, 7 सत्ते हो जाएगा 49, यानी आर स्क्वायर का मान कितना आया 49। यहां से स्क्वायर को हटाएंगे, यहां से अगर हम चाहते हैं कि स्क्वायर न रहे, स्क्वायर को हटाए तो उधर क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, आर का मान कितना निकल गया 7 निकल गया। जब आर का मान 7 है, हमसे पूछा है इसका व्यास का मान, व्यास जो होता है डी वो 2 गुने त्रिज्या के बराबर, 2 गुने आर के बराबर, 2 गुना आर का मान 7 यानी कि 14 इसका जो है राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बेलन के, देखिए 2 बेलन है, 2 बेलन के आयतन का अनुपात है 9:16, 9:16 दिया है, ये आयतन का अनुपात है, ये पहला बेलन का आयतन और ये दूसरा बेलन का आयतन, ठीक है। दोनों के आयतन का अनुपात 9:16 है तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए देखिए बेलन में, याद रखिएगा बेलन में आयतन का अनुपात अगर दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले, संपूर्ण पूछे या सीधा पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, वो जो अनुपात दिया हुआ है ना उस पर रूट लगा देना है, 9:16 है ना तो रूट लगा दीजिए, 3:4 आ जाएगा। बेलन में याद रखिएगा आयतन का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले, त्रिज्या का अनुपात पूछ ले, ऐसा कुछ भी पूछ ले तो आपको सीधा सीधा रूट लगा देना है, तो कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तो उसका आयतन क्या होगा। शंकु की ऊंचाई h दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या यानी r दिया है 6 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन पूछा है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुना, पाई का मान नहीं डालना है क्योंकि पाई के पद में सारा ऑप्शन है, तो पाई के मान नहीं डालना है, पाई रहने देना है। आर स्क्वायर तो आर कितना 6 है, 6 गुना 6, और एच का मान कितना है 24 है तो 24, 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब गुना कर लेते हैं, 6 गुना 12, 12 में 24 से करेंगे गुना, 12 चौका 48, और 12 गुना 24 4
228 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है 288 पाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि यदि x प्लस 3 और एगो x प्लस 6 है, x प्लस 9 है तथा x प्लस 12 है, ये समानांतर, इसका समानांतर माध्य क्या होगा? ठीक है, क्या क्या है? x है, x प्लस 3 है, x प्लस 6 है, x प्लस 9 है और आखिरी क्या है? x प्लस 12, x प्लस 12 है। इसका समानांतर माध्य पूछा है। सिंपल है, समानांतर माध्य निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। तो एगो ये है, एगो ये है, एगो ये है, एगो ये है और एगो ये है, सबको जोड़िए, प्लस लगाइए, सब में लगा दीजिए प्लस, सबको जोड़ लीजिए। चलिए x 2x 3x 4x और एगो x, तब 5x हुआ, 5x और बिना x वाला है 3 6 9 9 9 18 18 12 30। ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ के आप भाग दीजिए कितना से? तो 1 2 3 4 5, 5 को है ना, तो 5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? तो 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 यहाँ पर भी है, 5 से ये भी कटेगा, तो 5 कॉमन ले लीजिए। तो 5 से 5 कट गया तो बच गया x प्लस 5 से कटेगा 30 6 बार में, नीचे में 5 है, 5 से 5 कट गया तो क्या बचा? x प्लस 6। x प्लस 6 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगला सवाल देखिए। अगला है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा? प्रथम 6 अभाज्य संख्या, प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक। देखिए अभाज्य संख्या शुरू से खोजिए। अभाज्य संख्या एगो 2 होता है, शुरू से खोज रहे हैं 2, एक नहीं होता अभाज्य संख्या। 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ। क्या वो पूछा है? 6 वो पूछा है। तो 3 3 6 हुआ ना, इसका माध्यक पूछा है। माध्यक क्या होता है? माध्यक का मतलब बिचला पद। ठीक है, इसमें बिचला पद खोजिए। इधर से एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, दो काट दिए, बीच में 2 को पकड़ा गया। यहाँ पर 2 को पकड़ा रहा है, बीच में बिचला एगो नहीं पकड़ाएगा, 2 को इधर काट, 2 इधर काट दिए, बीच पकड़ा 2 को, ये दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिए, माध्यक हो गया। 7 5 12 बट्टा 2 करेंगे तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए। यदि किसी बारंबारता सारणी में माध्य 27 है, माध्यिका 33 है, तो बहुलक क्या होगा? माने माध्य दिया हुआ है, माध्यिका दिया है, बहुलक पूछा है। तो बहुलक जो होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक या माध्यिका कहिए एक ही बात है, माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य होता है। ठीक है, अब देखिए 3 गुने माध्यक, माध्यक का मान कितना है? यानी माध्यिका 33 है, 33 रख दीजिए, माइनस 2 गुना माध्य कितना है? तो वो 27 है। ठीक है, बहुलक तो पूछ में किया है, 33 या 99 माइनस 27 गुना 54 हो जाएगा, घटाइएगा तो 5 और 4 45 इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। cos 1 डिग्री कॉमा नहीं इंटू है, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू है, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 बढ़ते जाएगा cos 90 डिग्री तक, इसका मान क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है cos 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0, इसीलिए सारा मान, ये सब तो गुणे में है, एगो मान आ गया 0, तो सबको क्या बना देगा? 0 बना देगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लॉजिक समझिए, सब गुणे में है। यानी देखिए cos 1 डिग्री गुना cos 2 डिग्री, ठीक है, गुना cos 3 डिग्री, ठीक है, डॉट 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 cos 90 डिग्री का मान। देखिए इस सब का मान तो आपको पता ना है, लेकिन इसका मान तो पता है ना, 0 होता है। सब का मान जब जो भी आएगा अगर रखिएगा और 0 से गुना कीजिएगा तो सब 0 में हो जाएगा, सब में हो जाएगा 0 जी, गुना कीजिएगा तो सब मान क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ट्रिक से बनाइए, दिमाग से थोड़ा। 10 15 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री का मान क्या होगा? क्या है? 10 15 डिग्री, ठीक है, इंटू 10 20 डिग्री, 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए 15 और 75 जोड़ने पर 90 आ रहा है, 20 और 70 जोड़ने पर 90 आ रहा है। तो जिनके मैंने इन दोनों थीटा के जोड़ने पर 90 आ रहा है, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। चलिए चेंज करते हैं, इसको लिखेंगे 10 90 माइनस कितना? 75 करेंगे तो 15 बचेगा, आई दोनों में से इसको चेंज कर देते हैं, लिखेंगे 10 90 माइनस 20, सॉरी 20 नहीं 70 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 70, 90 में 70 गया तो 20 बचेगा, और बाकी जो है ना 10 70 10 75 लिख दीजिए, जना है वैसी 10 70 जना के तेना और इंटू 10 यहाँ लिख दीजिए, नीचे लिख देते हैं 10 75 जना के तेना,
टेन 75 जैसे है वैसे लिख दिए। अब टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 75 प्लस टेन, सॉरी प्लस नहीं है इंटू है टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा के जगह पर हो जाएगा 70, ठीक है। और ये बाकी है टेन 70, उसके बाद टेन 75। अब जरा दिमाग लगाइएगा, कॉट जो है टेन का उल्टा होता है तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/10 75, ठीक है, गुना कॉट है तो 1/10 70 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी ये तो गुना में 10 70 है ये है, और गुना में ये भी 10 75 है ये है। 10 75 ये नीचे है ये ऊपर है तो दोनों कट गया, 10 70 नीचे ऊपर कट गया तो बचा क्या, तो कुछ नहीं, तो गुना में एक तरह से करता है तो एक बच गया, सब काट फोड़ के एक बच गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल है 46 नंबर सवाल पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। यदि साइन 32 डिग्री बराबर x है और साइन 58 डिग्री बराबर y है तो निम्नलिखित में कौन सही है। अब इसको बनाने के लिए इनका ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन में हम लिख रहे हैं, साइन में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, ठीक है, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान लिख रहे हैं। 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है। यानी देखिए 0 से बड़ा ये है, ये वाला मान, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये, सबसे बड़ा इसमें ये है। माने साइन में जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है वैसे वैसे इसका मान भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है साइन 32 डिग्री, साइन 32 डिग्री लिखा है, और यहां लिखा है साइन 58 डिग्री, साइन 58 डिग्री लिखा है। बताइए, आप ही बताइए, ये दोनों में से किसका मान ज्यादा होगा। देख रहे हैं कि साइन में थीटा का मान बढ़ रहा है, इसका मान भी बढ़ रहा है, तो अगर साइन में 32 यहाँ 58 है तो 58 डिग्री का मान ज्यादा आएगा 32 डिग्री के तुलना में, ठीक है। तो साइन में 32 का मान x दिया है और 58 का मान दिया है y, तो बताइए x बड़ा होगा कि y बड़ा होगा, तो 58 वाला बड़ा होगा, यानी कि ऐसा देखिए खोजिए जिसमें y बड़ा हो x से, y बड़ा हो x से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल हम देख लेते हैं, क्योंकि 50 सवाल तो था लेकिन 3 सवाल किसी वजह से जो है लेट हो गया, इसके वजह से सारा ये सवाल ही है। लिखा है कॉट 90 डिग्री माइनस ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है 10, क्या होता है 10 ए होता है। खोजिए 10 ए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है बाबू। चलिए हम लोगों ने जो है पूरा क्वेश्चन 47 क्वेश्चन जो है एक एक करके पढ़ा है, आपको हम सारे क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट पर जो है समझाए हैं, इसलिए टाइम भी लगा है। आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप लोग अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं कीजिए तो कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत के बदले कुछ मांगते नहीं है, तो बस यही हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में आप लोगों के बीच, तब तक के लिए जय हिंद।